वेस्पर थ्योरी के बाद हम आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि लिमिटेशंस है वेस्पर थ्योरी की। तो वेस्पर थ्योरी में हम बेसिकली क्या समझते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप है और उसकी ज्योमेट्री है वो किस तरह से होगी। लेकिन लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लिमिटेशंस का मतलब हुआ कि जो वेस्पर थ्योरी है वो कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होती है, सभी मॉलिक्यूल्स पे अप्रोच नहीं करती। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए दो थ्योरीज और पढ़ेंगे हम अपने 11th क्लास के बेस पे। एक तो होती है VBT और दूसरा होता है MOT। VBT की बात करेंगे आज, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको समझाने के लिए VBT, हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था पहले। लेकिन इसके बाद जो मॉडर्न हम पढ़ते हैं आजकल वो पोलिंग ने दी थी, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर क्या दोगे, VBT इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोलिंग, तो आपका आंसर पोलिंग होना चाहिए। क्या बोलता है VBT ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया कि दो तरह से है। एक तो एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में, एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में है, और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। कंसेप्ट यानी कि जो VBT एक्सप्लेन करती है वो दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगी। एक तो एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में करेगी और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की टर्म्स में करेगी। तो एक बार इसको देखेंगे कि एनर्जी कंसिडरेशन की फॉर्म में किस तरह से बात करेंगे। मैंने कहा कि भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये फॉर्म्ड हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि हीलियम He2 नहीं बनता, यानी कि नॉट फॉर्म्ड। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, क्या मीनिंग हुआ। यानी हाइड्रोजन का तो फॉर्म हो जाता है जबकि हीलियम का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता। तो ये हम एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। इसको समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा कि हाइड्रोजन में 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी क्या है हाइड्रोजन का एटम दूसरा ले लिया 1s1। तो दोनों एटम है हाइड्रोजन के, इन दोनों की मैं बात कर लेता हूँ समझाने के लिए। हाइड्रोजन पे यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे भी क्या है प्रोटॉन, और एक क्या होगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए रिपल्शन होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो क्या हुआ रिपल्शन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसके साथ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भैया रिपल्शन हमारे पास जो है इन दोनों का, लेकिन आपस में न्यूक्लियाई भी तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसमें अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन होता है, जबकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ये कब होगा, जब दो न्यूक्लियस काफ़ी डिस्टेंस में होंगे, तो ना तो कोई अट्रैक्शन फिनोमिना होता है ना कोई रिपल्शन फिनोमिना होता है। लेकिन जब दोनों न्यूक्लियाइज को, दोनों हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स दोनों तरह के फोर्स काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में तो क्या होगा रिपल्शन होगा, और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा रिपल्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा होता है वो मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन फोर्स का ज़्यादा होता है। मैं अगर इंडिकेट करूं तो अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है बजाय किसके, रिपल्सिव फोर्स के। तो इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग होगी ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं केस लूँ हीलियम का, तो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो एटम्स हीलियम के एक दूसरे के साथ आएंगे, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्शन की बजाय क्या बढ़ जाता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी है, यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ है बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए वहाँ पे हीलियम के अंदर कभी भी बॉन्ड बढ़ेगा ही नहीं, यानी हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है।
जबकि हाइड्रोजन में क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हुआ, यानी कि मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन फोर्स का ज़्यादा हुआ। इसको एक डायग्राम यानी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से और समझ लेते हैं क्या मीनिंग होता है। अगर मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का फॉर्मेशन करूं तो ऐसा बोला जा सकता है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बीच में। और एनर्जी की फॉर्म में बात करेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव की फॉर्म में है और नेगेटिव की फॉर्म में है। जब दो न्यूक्लियाइज को एक दूसरे के साथ लेके आएंगे तो दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में रिपल्शन शुरू होगा और रिपल्शन शुरू होने की वजह से डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो इसलिए बोला गया कि जब दोनों बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी और उसके बाद जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है हमारा इस तरह का बनेगा। मीन्स अगर दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, दो एटम एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन हो रहे हैं तो बॉन्ड स्टेबल कब होगा, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे बाहर चली जाती है तो वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इसलिए अगर एनर्जी नेगेटिव की फॉर्म में यानी एटम दो न्यूक्लियाइड जुड़ेंगे तो एनर्जी अगर एटम रिलीज कर देता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल्स में, यानी मॉलिक्यूल्स कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। और ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए है, बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन के केस में इस तरह का प्रोफाइल बनता है आपका कि दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होती हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, यानी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर यही केस ले लेता है, यानी केस किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए एटलीस्ट कितना 435 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर मैं हीलियम मॉलिक्यूल की बात करूं तो हीलियम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से हीलियम मॉलिक्यूल्स कभी भी फॉर्म नहीं करता और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ये बात तो थी किसके रेस्पेक्ट में, एनर्जी कंसिडरेशन के फॉर्म में है। यानी एनर्जी कंसिडरेशन को हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो कम है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज करता है हाइड्रोजन एटम। लेकिन हीलियम के अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो देखिए पहले ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव की फॉर्म में आने से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी बॉन्ड फिनोमिना है, ब्रेकिंग फिनोमिना है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर एटम रिलीज कर देते हैं एनर्जी, एटम स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ये एक जनरल सा था एनर्जी कंसिडरेशन की फॉर्म में। इसकी बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो देखिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और हालांकि डी ऑर्बिटल एफ भी हमें काम में आएगा। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप, स्फेरिकल शेप, और ये होता है डंबल, डंबल शेप। और एफ जो ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होगा आपका डबल डंबल शेप होता है, लेकिन जो हमें काम में आ रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यानी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होती है, बिल्कुल गोलाकार शेप होती है एस ऑर्बिटल की। जबकि इसमें बात करें डंबल शेप होती है किसकी, पी ऑर्बिटल की, क्योंकि आज हमें यही काम में आने वाला है, इसी को देखेंगे। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारे पास अगर बात करूं मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होगा, जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। देखो एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में आपको बताया गया था कि भैया अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की फॉर्म में, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन 1s1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1s1, और s ऑर्बिटल है वो कैसा है अपने पास, देखिए स्फेरिकल शेप है। तो आज कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से फॉर्म करते हैं। s ऑर्बिटल हो गया, ये भी s ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन
और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा दिया। देखिए अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, देखिए दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हम इनको किस तरह से दिखाते थे, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ऐसे ही तो दिखाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे एटम के साथ क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस वजह से ये हो गया ओवरलैपिंग में। लेकिन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में 1s1 इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड स्पिन ऊपर की साइड में है, 1s1 डाउनवर्ड है, तो स्पिन क्या होगी आपकी अपोजिट साइड में। जब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ओवरलैपिंग बोली जाती है इस बात को। तो हाइड्रोजन यानी ये जो बॉन्ड हुआ, ये कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, आप लोग बता सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। मैं इधर लिख देता हूं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के केस में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, HF मॉलिक्यूल, उसमें समझते हैं किस तरह से बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी। सेकंड एग्जांपल, आपने कहा HF मॉलिक्यूल, तो HF मॉलिक्यूल में देखिए हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, 1s1, ठीक है। फ्लोरीन में कैसे भरोगे, 1s2, 2s2 और 2p। p ऑर्बिटल कितने होते हैं फ्लोरीन में, 3, यानी p ऑर्बिटल हमारे पास 3 होते हैं। p ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, px, py और pz। तो इसमें हो गया px, 2py, 2pz। इलेक्ट्रॉन्स यानी 9 नंबर पे होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 4 9, और एक अपने पास है 2pz। यानी कि हमारे पास जो आउटर ऑर्बिटल जो है 2pz हो गया। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी कैसा है, अनपेयर्ड। और इसके अंदर देखिए s ऑर्बिटल, इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। हम इससे इंडिकेट करेंगे इसको। जबकि इसमें देखिए मेरे पास हाफ फील्ड क्या है, 2pz। हम सिर्फ किसको ले रहे हैं, 2pz को ले रहे हैं, बाकी दो तो कैसे है, फुल्ली फील्ड है, जैसे 2px है, 2py है, ये तो हमारे पास क्या है, फुल्ली फील्ड। और यहाँ ऑर्बिटल कौन सा काम में आ रहा है, 2pz। तो मैं 2pz का ही डायग्राम बना लेता हूँ, z ऑर्बिटल, ये z ऑर्बिटल हो गया आपका। इसमें क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डाउनवर्ड दिखा दीजिए। जब दोनों की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो ये किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया HF मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये भी क्या बनता आपका, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये भी आपका बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी देखिए ये क्या है, इनको हम दिखा नहीं रहे, 2px 2py दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, ऑर्बिटल्स ही दिखाने हैं, नेक्स्ट डायग्राम में इनको दिखाएंगे। तो हमने सिर्फ सिंपल तरीके से समझा कि हमें कौन सा काम में आएगा, 2pz। तो मैंने 2pz वाला ले लिया ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल 2pz वाला लिया तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इसको ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे बाद में, भाई ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही है या लेटरल हो रही है, तो वो टाइप ऑफ बॉन्ड में देखेंगे, सिग्मा में और पाई बॉन्ड में। तो आप भी इस तरह से इंडिकेट करोगे इसको, मतलब p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है और ये आपका p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कौन सा, 2pz। तो हमें बॉन्ड कौन सा मिल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। तो एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं आज, कि हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ना है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड की भी और पाई बॉन्ड की भी। उनको देखेंगे भी किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है और किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो यही है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड,
इनका ध्यान रखेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 2 टाइप के होंगे। एक तो हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, और एक होगा हमारे पास पाई बॉन्ड, इस तरह से इंडिकेट करेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। यानी कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो इसमें 2 आपको बॉन्ड दिखेंगे, जिसमें एक तो बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका, पाई बॉन्ड कहलाएगा। इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई इन्वॉल्व होगा। वो पाई बॉन्ड देखेंगे भाई पाई बॉन्ड किस तरह से बनेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके लिए बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी हेड ऑन यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। हेड टू हेड का मतलब हुआ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। आप इस तरह से समझिए कि एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, इनका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इसको बोला जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा पाई बॉन्ड, देखिए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, यानी कि पाई बॉन्ड जो फॉर्म करेंगे ना उसमें पी ऑर्बिटल आएगा, और पी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है कि इसकी कैसी ओवरलैपिंग होगी, लैटरल। कहने का मतलब हुआ कि ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब ये वाली ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी आपकी, लैटरल बोला जाएगा, या साइड वे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हैं या हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। इसको जबकि बोला जाएगा लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वे ओवरलैपिंग। जैसे 2 पी ऑर्बिटल हैं, आगे भी बात करेंगे इसकी किस तरह से बॉन्डिंग होगी, कि हमारे पास एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या बोली जाती है, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। साइड वे ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोली जाती है। जबकि ये जो होगी ये हेड ऑन, यानी कि एक का हेड और दूसरे का हेड, ये आपस में ओवरलैप होंगे, तो इसको बोला जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का किस तरह से बनेंगे। मैं एक एक को क्लासिफाई करता हूं। अब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। सिग्मा बॉन्ड, देखिए भाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बन सकता है, एस एस ओवरलैपिंग से। दूसरा इसमें देखेंगे एस पी ओवरलैपिंग से। देखो फिर इनके एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। और एक आता है पी पी, पी पी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली एस एस ओवरलैपिंग से बन सकता है, ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग से बन सकता है और पी पी ओवरलैपिंग से बन सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, मैंने पी पी यहाँ भी बोला था पाई बॉन्ड में, लेकिन वहाँ पे मैं कौन से ओवरलैपिंग की बात करूँगा, लेटरल ओवरलैपिंग की बात करूँगा। यहाँ पे कौन सी बात करूँगा, यहाँ पे साइड वे बात करूँगा, सॉरी यहाँ पे किसकी बात करूँगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करूँगा। यानी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो एक ऑर्बिटल एस, दूसरा भी ऑर्बिटल एस, दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हमने कुछ इस तरह का केस पढ़ना है। तो हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग होगी ये बोला जाता है एस एस ओवरलैपिंग। 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग के बाद हमारा जो एरिया होता है हम उसको डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एस एस ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया आपको बेसिकली, एस एस ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया था मैंने, एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, दूसरा हाइड्रोजन है और एक दूसरे के साथ
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो इसको बोला गया एस एस ओवरलैपिंग। दूसरी बात करते हैं एस पी ओवरलैपिंग। तो एक एस ऑर्बिटल ले लीजिए, पी ऑर्बिटल, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग में इस तरह से करेंगे पी ऑर्बिटल। तो ये तो हमने लिया एस ऑर्बिटल और ये कौन सा ले लिया पी ऑर्बिटल। जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में जाएंगे तो इस तरह से बताएंगे हम एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है। कुछ देर पहले अभी एग्जांपल भी पढ़ा हमने एस पी ओवरलैपिंग का, यानी कि ये तो हो गया एस ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया पी, और पी में मैं 2pz बोल रहा हूँ अभी। तो इसका मतलब केस कौन सा ले लिया मैंने, एक एच का और एक फ्लोरीन का, HF मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, इस तरह से ओवरलैपिंग जो हो गई वो कौन सी बोली जाएगी, SP ओवरलैपिंग बोली जाती है। PP ओवरलैपिंग है, P ओवरलैपिंग देखिए हेड ऑन, तो P में इस तरह से दिखाओगे, ये इस तरह से दिखाओगे, हेड ऑन कर रहे हैं, यानी P ऑर्बिटल है वो मेरे पास इस तरह से आए, इस तरह से नहीं, क्योंकि इस तरह से अगर आ जाएंगे तो वो पाई बॉन्ड में चला जाएगा। हम तो कौन से बॉन्ड रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की टाइप पढ़ रहे हैं, यानी P ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, SP में भी तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और SS में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। तो P ऑर्बिटल यानी कि 2pz को ले लीजिए, मैं इसको 2pz लिख देता हूँ, यानी फ्लोरीन में 2pz, यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में बनेगा ऐसा। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया तो एक और दूसरा P ऑर्बिटल इस तरह से। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल जोन है कुछ ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा हाइब्रिड ओवरलैपिंग हुई, यानी S और P। तो SP से जो कॉम्बिनेशन आता है हमारा इस तरह का बनेगा, ये कौन सी टाइप हुई, S ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। इसी तरह से पाई बॉन्ड को और फॉर्म करते हैं। फिर एग्जांपल पाई बॉन्ड, तो बोला था आपको पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द lateral overlapping of atomic orbital, यानी lateral overlapping में किस तरह से, एक अगर p ऑर्बिटल है दूसरा भी p ऑर्बिटल हमें लेना पड़ेगा, तो दोनों p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी तो ये वाली ओवरलैपिंग होगी, इसको बोला जाता है lateral। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग में चला गया, ठीक है, तो हमारे पास ये जो जोन बनता है ये कौन सा कहलाएगा, यानी कि P ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, लेटरल है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ वो कुछ इस तरह का बनेगा, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दो पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है बेसिकली। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहेगी और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो इस तरह से बनता है। और जो बॉन्ड बोला जाता है इसको बोला जाता है बनाना शेप या बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका इंडिकेट होगा।